अभी तक पढ़ा था कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और किसी भी चालक तार को जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है, यदि उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चालक पे एक बल भी लगता है। आपने देखा कि विद्युत मोटर में जो कुंडली आर्मेचर है वो वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। लेकिन एक दूसरा प्रभाव और आता है जिसका अध्ययन फैराडे ने किया था। उन्होंने क्या देखा, जब किसी स्थिर कुंडली के सापेक्ष किसी चुंबक को गतिशील रखते हैं अथवा किसी स्थिर चुंबक के सापेक्ष किसी कुंडली को गतिशील रखते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आपने देखा होगा साइकिल के पास एक कॉइल होती है, मैग्नेट लगी होती है। जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल के आगे हैंडल पे लगा जो बल्ब है वो प्रकाश देने लग जाता है। आपने देखा होगा कि वाहनों में बैटरी एक बार चार्ज करने के बाद में जो वाहन जब चलता है तो वो बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसको जिस प्रभाव के द्वारा समझाया जा सकता है वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका अध्ययन फैराडे ने किया था। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और ये विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होती है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो कोई कुंडली है, एक धारावाही चालक को इस स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया जाता है, इसको हम कुंडली कह देते हैं। इस कुंडली के दोनों सिरों को और एक उपकरण होता है गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो आपको मैं यहां दिखा रहा हूं, इस तरीके का उपकरण है। इसके मध्य में शून्य होता है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तब इसकी जो सुई होती है शून्य पर स्थिर होती है और परिपथ में इसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबकीय सुई दाएं या बाएं विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित सुई यह बताती है, इसका अर्थ यह होता है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके विक्षेप की जो दिशा होती है विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को बताती है। ठीक है। तो ये उपकरण जो है इस कुंडली के जोड़ दिया जाता है गैल्वेनोमीटर। अब इस कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसका जो सुई है शून्य पर स्थित रहता है। अब कोई चुंबक लेते हैं, छड़ चुंबक, शक्तिशाली छड़ चुंबक लेते हैं, इसका उत्तरी ध्रुव कुंडली की तरफ रखते हैं और दक्षिणी ध्रुव दूसरी तरफ। जब ये दोनों स्थिर अवस्था में है तब भी इस कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी सुई जो है शून्य पर रहती है। तो गैल्वेनोमीटर पर जब तक सुई शून्य पर है इसका मतलब इस कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब इस चुंबक को तेजी से इसके नजदीक लाते हैं, उत्तरी ध्रुव के चुंबक के उत्तरी ध्रुव को तेजी से कुंडली के समीप लाते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई जो है, इसकी जो सुई है गैल्वेनोमीटर की, ये दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो आपने तेजी से इधर खिसकाया चुंबक को इधर खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसका मतलब अब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है, तभी गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आएगा, अन्यथा तो आएगा ही नहीं। अब यहां पे नजदीक में लाके स्थिर कर दिया इसको तो वापस इसमें जो विक्षेप है शून्य पर आ जाएगा, अर्थात एक जगह स्थिर करने पर वापस जो है विद्युत धारा बंद हो जाती है। फिर इस चुंबक को दूर ले जाएंगे, चुंबक को तेजी से दूर ले जाएंगे तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप बाईं ओर आता है। उत्तरी ध्रुव जैसे ही दूर जाएगा गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बाईं ओर आता है और इससे यह सिद्ध होता है कि जब चुंबक को दूर लेके गए तब भी विक्षेप आया, अर्थात इस कुंडली में फिर से विद्युत धारा उत्पन्न हुई है।
और विक्षेप की दिशा बाईं ओर जाने से अर्थ निकला कि जो पहले दिशा थी धारा की उसके विपरीत दिशा में धारा बही है। तो यहाँ पे ये कुंडली है और ये गैल्वेनोमीटर है। आप देख रहे हो गैल्वेनोमीटर में जो सुई है 0 पर है, अर्थात इसमें कोई विक्षेप नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस कुंडली के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब हमारे पास ये एक छड़ चुंबक है जिसको हम गति कराएंगे। ये इसका उत्तरी ध्रुव है। पहली स्थिति में जब दोनों को स्थिर रख देते हैं, दोनों को स्थिर रखते हैं, तब भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य है, अर्थात कोई चुंबकीय धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन अब हम चुंबक को तेजी से समीप और दूर लाएंगे तो क्या परिवर्तन होता है? विद्यार्थी स्वयं करके देखेगा, अपने हाथों से करो, तेजी से कीजिए। तो आप देख रहे हो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। इसकी सीध में रखते हुए चुंबकीय सुई में विक्षेप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए गैल्वेनोमीटर में आप देख सकते हो। इधर तो हम चुंबक को, छड़ चुंबक को इस तरीके से कुंडली के समीप गति करा रहे हैं और गति कराने पर जो है गैल्वेनोमीटर में स्पष्ट विक्षेप दिखाई देगा। ज्योति ये चुंबक और इसके बीच सापेक्ष गति करा रही है। तेजी से, जितनी तेजी से गति करा इसको कराओ। तो आप देख रहे हो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो रही है। तो प्रेरण का कारण क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय प्रेरित क्यों है कि इस चुंबक से जो चुंबकीय फ्लक्स निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही है, जब गति कराते हैं तो गति कराने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही तेजी से विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये विक्षेप ही विद्युत धारा उत्पन्न होने का संसूचक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आप उत्तर लिख सकते हो कि किसी धारावाहिक कुंडली व चुंबक में सापेक्ष गति कराई जाती है। किसी, दोनों को गतिशील रख सकते हो, या एक को स्थिर दूसरे को गतिशील, या कुंडली को स्थिर चुंबक को गतिशील रखते हो। तो गतिशील कराने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये जो धारा उत्पन्न हुई है उस उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा किसे कहते हैं, तब ये लाइन आ जाएगी, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब प्रश्न उठता है, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है तो ये धारा उत्पन्न क्यों हुई, कारण क्या है? या दोनों को स्थिर रखा तब विद्युत धारा उत्पन्न क्यों नहीं हुई? तो इसके लिए जो आंसर निकलेगा आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न उठता है आपके कि जब कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति कराई जाती है तब विद्युत धारा उत्पन्न क्यों होती है? तो आपने देखा होगा किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर गति करती है इस तरीके से। अर्थात इस कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। जब दोनों स्थिर हैं तब इस कुंडली के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा सदैव समान बनी रहती है, परंतु जैसे ही इस चुंबक या कुंडली में से किसी भी एक को गतिशील कराया जाता है तो इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन हो जाता है। अगर नजदीक लाओगे तो उनका मान बढ़ जाएगा और दूर ले जाओगे तो उनका मान तेजी से घटेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराने पर कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो आपके प्रश्न आ जाए कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है
तो इस कुंडली में, धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित क्यों हो जाती है, कारण सहित समझाइए। तब आपका उत्तर होगा कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने पर कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती। क्लियर बात। आप ले नजदीक लाके छोड़ दो, एक जगह स्थिर रखोगे तो परिवर्तन तो नहीं होगा ना, परिवर्तन नहीं होगा, एक जगह मान निश्चित हो जाएगा। जब तक परिवर्तन कंटिन्यू नहीं चलता रहेगा विद्युत धारा प्रेरित नहीं होगी। अब ये जो विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा का मान, प्रेरित विद्युत धारा का मान इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन की दर पर निर्भर होती है। परिवर्तन की दर तेजी से होगी तो विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा का मान अधिक होगा, और ये परिवर्तन की दर कम होगी तो विद्युत धारा का मान कम होगा। परिवर्तन की दर समझ गए ना, इकाई सेकेंड और प्रति सेकेंड होने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन की संख्या। तो अब आती है बात, एक और देखोगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण कि किसी, ध्यान देंगे एक बात और ध्यान देंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी तल से गुजरने वाली, मान लो ये कुंडली का तल है, इस कुंडली के तल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। हालांकि तुम्हारी ये पुस्तक में ये शब्द आया हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो किसी भी चालक के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की जो मात्रा होती है उसका मात्रक जो होता है वेबर होता है, क्योंकि वेबर नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था। तो जो प्रवाहित धारा है, प्रेरित विद्युत धारा का जो मान है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से होगा, धारा का मान ज्यादा बहेगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन धीमी गति से होगा तो धारा का मान कम होगा। एक दूसरे शब्दों में कहें, जितनी स्पीड से, जितनी तेज गति से नजदीक या दूर ले जाओगे प्रेरित विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होगा, और इसमें गति कराने की जो स्पीड है वो कम हुई तो प्रेरित विद्युत धारा का मान कम होगा। क्लियर बात। तो आपने देखा होगा जो साइकिल के हैंडल पर बल्ब लगा हुआ है और आप पहिए को घुमा रहे हो, धीरे घुमाओगे तो बल्ब धीमी गति से प्रकाशित होता है, जितनी तेज घुमाओगे बल्ब का जो प्रकाश है उतना ही अधिक होता जाता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होने के कारण ऐसा होता है। तो प्रश्न आया आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण क्या है, तब आप लिखोगे कि कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराने पर कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये हो गया कारण। अब क्या करते हैं कि इस चुंबक की जगह आपने पढ़ा है किसी धारावाही चालक में और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप यहां चुंबक न लेकर के कोई ऐसी कुंडली ले लो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा इस चुंबक की तरह। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस कुंडली के स्थान, इस चुंबक के स्थान पर दूसरा प्रयोग किया गया
इस चुंबक के स्थान पे कोई ऐसी दूसरी कुंडली ली जिसमें विद्युत धारा पहले से ही प्रवाहित की जा रही है, तो इससे क्या होगा, उस कुंडली के चारों ओर इस तरीके की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो दूसरी कुंडली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और उस अन्योन्य प्रेरण के आधार पर ही जो ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है वो क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर एक दूसरी घटना होती है जिसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। आपने पहली घटना में आपने क्या ली थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या पढ़ा था कि एक कुंडली ली थी और उसके समीप कोई चुंबक ला रहे थे, छड़ चुंबक, और चुंबक को जब गति करा रहे थे तो उस गति के कारण इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो रही थी। अब की बार क्या किया, उस चुंबक की जगह ऐसी धारावाही कुंडली ले ली जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो दो कुंडली लेते हैं, एक को P1 कह देते हैं, कोइल 1 कह देते हैं, एक को कोइल 2 कह देते हैं, ठीक है। जिस कुंडली को विद्युत धारा स्रोत से जोड़ा जाता है उस कुंडली को हमेशा प्राथमिक कुंडली कहा जाता है, और जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है उस कुंडली को सदैव द्वितीय कुंडली कहा जाता है। तो एक कुंडली जो जिसे आपने किसी विद्युत धारा स्रोत से जोड़ दिया है ये तो है प्राथमिक कुंडली, और हमारे पास एक दूसरी कुंडली है जिसकी गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी, इसलिए इसको कह दिया द्वितीय कुंडली। पहले प्राथमिक कुंडली में प्रतिवर्ती दो प्रकार की धारा होती है, एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा, पता है ना, एसी और डीसी। अंग्रेजी में तो तुम समझते हो ना, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट तो क्या होता है, उसका मान समय के साथ निरंतर बदलता रहता है, और दिष्ट धारा ऐसी होती है जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है। जैसे आप जो जनरेटर से बिजली पैदा करते हो डीसी होती है, वो कौन सी होती है, डीसी, और हमारे घरों में जो आती है वो होती है एसी, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दो प्रकार की धाराएं होती है। प्रत्यावर्ती माने जिसका मान और दिशा दोनों बदलती रहे। तो देखेंगे जब प्राथमिक कुंडली को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, तो उसके समीप रखी द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है और चुंबकीय सुई में जो गैल्वेनोमीटर की सुई है इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अर्थात प्राथमिक कुंडली का द्वितीय कुंडली से यहां से आपस में कोई संबंध नहीं है, हमने इस दूसरे को संयोजित नहीं किए, फिर भी द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझाई बात? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न आपके आता है अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप रखी द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं और इस प्रभाव का उपयोग ट्रांसफार्मर बनाने में किया जाता है। तो आप देख रहे हो मेरे पास इस तरीके की एक कुंडली है, अगर मैं इसको किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दूंगा तब यह कुंडली कहलाएगी प्राथमिक कुंडली, और इसके समीप ऐसी कोई दूसरी कुंडली है जिसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी तो उस कुंडली को मैं कहूंगा द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो जब इस प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है
तब इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर गति करती है। प्रत्यावर्ती धारा के कारण समय के साथ धारा की मान और दिशा बदलती रहती है, इस कारण इन चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता रहता है और इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही इस द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह दूसरी घटना जो है अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ये समझ में आगे की बात को नहीं आई? दो चीज समझनी है आपने। प्रत्यावर्ती धारा तो वह धारा होती है जिसकी मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, एक बार इधर जाएगी तो दूसरी तरफ बाहर इधर जाएगी, तो अपने को इनको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, धारा में ही दिशा हो रही है। एक बार दिशा इधर हो गई, आपने चुंबक में क्या कर रहा था, एक बार तो नजदीक ला रहे थे कुंडली की और दूसरी बार दूर ला रहे थे। अब की बार क्या होता है, अपन दोनों को हिलाते नहीं है, तो हिलाए बगैर तो बिजली पैदा नहीं होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किए बगैर तो बिजली पैदा नहीं होगी। तब क्या करते हैं, इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं और प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान और दिशा अपने आप परिवर्तित होती रहती है और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण समीप रखी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कारण अपने आप विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो आपने विद्युत धारा प्रवाहित तो किस में की थी, प्राथमिक कुंडली में, और आपको प्राप्त किस में होगी विद्युत धारा, द्वितीय कुंडली में, जिसको हम दूसरे स्रोत से प्राप्त करके घरों में प्रवाहित कर सकते हैं। आपने अगर यहां घेरों की संख्या कम रखी है और इसमें ज्यादा रखी है तो इसमें जो वोल्टता उत्पन्न होगी वो ज्यादा होगी। अगर आपने इसमें घेरों की संख्या ज्यादा रख दी है और इसमें घेरों की संख्या कम रख दी है तो इसमें जो वोल्टता होगी वो कम प्राप्त होगी। अर्थात द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या प्राथमिक तुलना में कम होगी तो इसमें प्रेरित वोल्टता का मान कम होगा और द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होगी तो इसमें प्रेरित वोल्टता का मान अधिक होगा। तो इस तरीके से जो घरों में के आसपास ट्रांसफार्मर बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्साही ट्रांसफार्मर और एक अपसाई ट्रांसफार्मर। आप शहरों से लाइट आती है तो लंबी कनेक्शन होने के कारण, फीडर लाइन लंबी होने के कारण उसके वोल्टता में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तब गांव के बीच में जहां अधिक लोड बांटना होता है, गांव के बीच में एक बड़ा सा डिब्बा आपने लगा हुआ देखा होगा, तो वो ट्रांसफार्मर होता है। उसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में तो घेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होती है, तो उसको प्रेरित वोल्टता का मान है वो बढ़ जाएगा, अर्थात वापिस वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, और घरों में सभी में उपकरण आसानी से चल पाते हैं। दूसरा होता है अपसाई ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा, आप मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल तो एक कम वोल्टेज वाली वस्तु है, तब क्या करते हैं, उस मोबाइल के आगे जो एक छोटी सी डिबिया लगी होती है, चार्जर के आगे क्या लगी होती है, छोटी सी डिबिया। उस डिबिया के बिना अगर आप उसमें मोबाइल में कनेक्शन करते हो, मोबाइल आपका जल जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल की वोल्टता कम है। तो क्या करते हैं, जो डिबिया होती है, चार्जर का जो पॉइंट होता है, चार्जर का जो पॉइंट होता है उसमें अपसाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, उसको क्या होता है, उसमें प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या तो बहुत अधिक होती है और उसकी द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या बहुत ही कम होती है, तो जो प्रेरित वोल्टता का मान होगा वो बहुत ही कम होगा और अपना मोबाइल जो है एक निश्चित वोल्टता पर काम करने लग जाता है और वो जलता नहीं है। तो उस चार्जर के आगे लगी डिबिया का महत्व समझ गए, वो क्या है, एक तरीके का अपसाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो प्रश्न आया अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर होगा जब किसी प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो समीप रखी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण
विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी अन्योन्य प्रेरण भी एक तरीके से विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है। अन्योन्य प्रेरण भी क्या है? एक तरीके से विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये घटना वो की वही, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है। अब एक नियम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो कुंडली में धारा प्रवाह की दिशा होती है वो कैसे ज्ञात करोगे? धारा प्रवाह की दिशा कैसे ज्ञात करोगे? तब देखेंगे आप। चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में जो विद्युत धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा का ज्ञात करने का एक नियम होता है जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। दक्षिण हस्त नियम क्या है? आपके प्रश्न पूछ ले तो आप कहोगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में सहयोग करता है। या आपको ये पूछ ले कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कौन से नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो आप कहोगे कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जा सकती। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को परस्पर लंबवत, तीनों को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक की गति की दिशा में और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताती है।